हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वापस से वहीं से जहाँ पे हमने ब्रेक किया था। क्लास 9 फिजिक्स का हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा के जो मोशन में ग्राफ थे उनको पढ़ा के हमने क्विट किया था। आज हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? विस्थापन समय ग्राफ जिसको हम बोलते हैं। इसमें जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम टाइम से डिनोट करते हैं और जो वाई एक्सिस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं। यानी ये समय है और ये विस्थापन है। अगर कोई ग्राफ ऐसा बने, ठीक है, थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं। कोई ग्राफ ऐसा बने तो ये बताता है, जो स्ट्रेट लाइन एकदम मिलती है, ये ग्राफ बताता है कि इस ग्राफ के कारण हम इसको देख के हम बता सकते हैं कि वेग कैसा है। देखिए, जब भी विस्थापन और समय में ग्राफ मिले तो ये जान लीजिएगा कि वो ग्राफ वेग को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा? वेग को निरूपित करेगा। यानी ये वेग को निरूपित करेगा। कौन सा ग्राफ? विस्थापन और समय ग्राफ। अगर एस और टी में कहीं आपको ग्राफ मिले तो वो वेग को निरूपित करता है। जहाँ हम जानते हैं कि वाई एक्सिस पे चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है और एक्स अक्ष पे चली गई दूरी समय कहलाती है। अगर वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है तो ये बताता है एक वेग जो है वो स्थिर है, स्थिर वेग को बताता है। पुनः अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार के वेग की, कुछ इस प्रकार के विस्थापन समय ग्राफ की, जिसमें कि क्या हो, मान लीजिए कुछ समय तक ऐसा ग्राफ हमको मिलता है, फिर हुआ कि यहाँ से ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट होना शुरू हुआ। ये कर्व जो है थोड़ा सा फ्लैट हो गया, फिर इसके बाद अचानक से बढ़ गया। तो ये बताता है जब वेग नियत नहीं होता, यानी वेग यहाँ पे नियत नहीं है, वेग नियत नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि इसमें जो वेग है कण का विस्थापन और समय ग्राफ से हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर लगभग उतने ही समय में यहाँ अगर देखें तो ये डिस्टेंस का जो मान है वो कम हो गया। यहाँ देखिए, एक इतने टाइम पीरियड में इतना डिस्टेंस चला है, फिर उतने ही टाइम पीरियड में सिर्फ इतना डिस्टेंस चला है, डिस्टेंस कम हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका वेग है वो कम हुआ होगा। आप जानते भी हैं कि अगर हम बाइक को तेज़ चलाएं तो हमारा वेग ज़्यादा होता है, तो हम ज़्यादा दूरी भी तय करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे वेग निश्चित रूप से इस और इस रीजन में, इस क्षेत्र में वेग क्या रहा होगा? कम। इसी कारण दूरी भी क्या चला? कम चला। फिर अचानक से हुआ क्या कि अगर हम इतना ही एक टाइम पीरियड लें तो इसमें वेग अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी के कारण ये जो दूरी है वो भी हमको क्या मिल रही है? ज़्यादा। तो इसको हम बोलेंगे कि वेग नियत नहीं है, ये लगातार क्या हो रहा है? बार बार बदल रहा है। ठीक है। और जब भी आपको समय और विस्थापन के बीच में कोई ग्राफ मिले तो आप उसको बोलेंगे कि ये किसको बताएगा? वेग को निरूपित करता है। साथ ही साथ वेग ज़्यादा होगा कि कम, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ढलान कितनी है। याद रखिएगा कि यदि ग्राफ जो है या कर्व जो है उसका ढलान, जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं या प्रवणता कहते हैं हिंदी में, यदि ज़्यादा है, प्रवणता ज़्यादा है तो वेग भी क्या होगा? वेग भी ज़्यादा होगा। ध्यान से देख लीजिए। इस वाले में अगर हम इसको रीज़न मान रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला, अगर इसको हम θ1 बात करें, इसको हम θ2 कह दें और इसको हम θ3 कह दें, तो आप आराम से देख सकते हैं इसमें ध्यान से, और समझ में आ भी रहा होगा आपको कि जो सबसे छोटा कोण है वो कौन है? θ2। उससे बड़ा कौन है? θ1। और सबसे बड़ा कौन है? θ3। इसका मतलब है कि जो वेग होगा, यानी जो ढलान होगा, प्रवणता जो ढलान होगी,
वो इस वाले रीजन की सबसे कम होगी, इस वाले रीजन की उससे ज़्यादा होगी और इस रीजन की सबसे ज़्यादा होगी। मतलब ये है कि इस रीजन का जो वेग होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा। इसको हम नाम दे देते हैं पहला रीजन, ये हमारा दूसरा रीजन और ये हमारा तीसरा रीजन। तो वेग जो होगा सबसे ज़्यादा होगा तीसरे रीजन का, इसके बाद होगा दूसरे रीजन का और सबसे कम वेग होगा पहले रीजन का, पहले क्षेत्र का। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी कि विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है। हम बोलते हैं विस्थापन समय ग्राफ किसको, जब विस्थापन और समय के बीच में एक ग्राफ बनाया जिसमें विस्थापन को y एक्सिस पे, समय को x एक्सिस पे डिनोट किया जाए, दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन समय ग्राफ। और यह बताता है वेग को। अगर यह ग्राफ एक सीधी रेखा है तो वो बताता है कि वेग स्थिर है, वेग का मान बदल नहीं रहा, नियत समय अंतराल में नियत दूरी तय कर रहा है, नियत विस्थापन तय कर रहा है। लेकिन जब वेग नियत नहीं होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, यानी अलग अलग समय समान समय अंतराल में दूरियां जो हैं वो अलग अलग तय करता है। तो इसको हम बोलते हैं कि वेग यहाँ पे नियत नहीं है, यानी असमान गति है। ये कैसी गति है, असमान गति है। और ये कैसी गति है, तो ये समान गति का उदाहरण है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने क्लियर कर लिया था पहले ही। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम इसको आगे मिटाते हैं। चलिए, तो हमने विस्थापन समय ग्राफ की बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं, वेग समय ग्राफ। जिसको भी पिछले बातें नहीं समझ में आई होंगी, जैसे दूरी है, विस्थापन किसको कहते हैं, सदिश सदिश राशियाँ किसको कहते हैं, गति की अवस्था क्या है किसको कहते हैं, तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो कर रखा है, आप उसको जाके ध्यान से देख लीजिएगा। इसके पहले वाला वीडियो उसमें मैंने पूरे मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वेग समय ग्राफ क्या होता है। तो वेग समय ग्राफ भी सिमिलर है विस्थापन समय ग्राफ के, उसी के जैसा है। इसमें करते क्या हैं, जो y एक्सिस होता है उसको वेग से निरूपित करते हैं और जो x एक्सिस होता है उसको टाइम यानी समय से निरूपित करते हैं, v और t के बीच में ग्राफ। तो जब भी ऐसा कुछ आपको मिले तो उसको आप सीधे कहेंगे वेग समय ग्राफ। और वेग समय ग्राफ किसको बताता है, तो ये बताता है त्वरण को। किसको बताता है, त्वरण यानी एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन को बताता है। तो देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यानी एक समान त्वरण से चल रही है तो उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा मिलता है, एक सीधी रेखा। तो स्ट्रेट लाइन जब भी मिलेगा तो आप बता देंगे देखते ही त्वरण कैसा है, त्वरण समान है। ठीक है, त्वरण दो टाइप का होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम त्वरण, एक को बोलते हैं मंदन। अगर यही ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाए v और t में, तो आप देखेंगे कि समय बढ़ रहा है तो वेग घट रहा है, समय बढ़ रहा है तो वेग घट रहा है। इसको हम बोलते हैं मंदन। ये त्वरण नहीं है उसी जैसा, लेकिन ये मंदन है। इसीलिए इसकी प्रवणता कैसी होती है, ऋणात्मक। इसकी प्रवणता कैसी होती है, धनात्मक। यानी इसकी ढलान धनात्मक होती है, इसकी ढलान ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक ढलान वाला हो तो उसको हम मंदन बोलेंगे, और अगर धनात्मक ढलान वाला हो तो उसको त्वरण बोलेंगे। तो यहाँ पे समान त्वरण है। लेकिन असमान त्वरण के लिए अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। मान लीजिए कुछ समय तक इतना यहाँ चला, फिर यहाँ से थोड़ा सा इसका ढलान कम हुआ, फिर इसके बाद अचानक से बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ढलान, यहाँ और यहाँ। सबसे ज़्यादा ढलान किस रीजन का है, तो मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है और ये 1। तो सबसे ज़्यादा ढलान किसका है, रीजन का 3 का। तो त्वरण सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, त्वरण सबसे ज़्यादा होगा 3 का, फिर इसके बाद 1 का, फिर इससे कम 2 का। याद रखिएगा कि त्वरण क्या होता है, त्वरण बताता है वेग परिवर्तन की दर को, कि वेग कितनी तेज़ी से बदला। जिसमें वेग का परिवर्तन ज़्यादा हुआ होगा, अर्थात वेग ज़्यादा बढ़ा होगा, उसमें जो त्वरण है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ढलान भी सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं असमान त्वरण का ग्राफ। ये असमान त्वरण का ग्राफ है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है।
और समान त्वरण का ग्राफ जो होता है वेग और समय में कैसा मिलता है, एक सीधी रेखा। और समान त्वरण का ग्राफ सीधी रेखा ना मिलके कुछ भी मिल सकती है, एक वक्रीय रेखा ऐसी कुछ भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, कर्व लाइन भी हो सकती है। तो यहाँ पे हो गया आपका टॉपिक वेग समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ दोनों क्लियर। देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसमें, एक्चुअली जो होता है वेग समय ग्राफ, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं गति के समीकरणों के निगमन में। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन किस प्रकार से किया जाता है। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन कैसे किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों के ये पूछा जाता है। ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से आएगा। और ये भी बात समझ लीजिए कि ग्राफीय विधि में जो एक्सप्लेनेशन हम देंगे वो काफ़ी बेहतर होगा आपको समझने के लिए। एक बार इत्मीनान से बैठ के ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हमको अगर ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन करना है तो इसके लिए हमको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जो एक गति को निरूपित करे, एक पार्टिकल की गति को निरूपित करे। इसके लिए हम ये जानते हैं ये ओरिजिन होता है, इसको हम ओ से निरूपित कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। माना कि कोई पार्टिकल है जो इनिशियल यानी प्रारंभिक समय में कोई एक कण है जो प्रारंभिक समय में इसका जो वेग है वो u है, ये u वेग से पहले से गति कर रहा था। तो जब u वेग से पहले से गति कर रहा था तो इसका वेग पहले जीरो थोड़े मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ कहीं a पॉइंट पे इसका जो इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग है वो है u। इसके बाद t समय के बाद, कुछ समय के बाद तक ये चलता रहा और इसने एक अचीव कर ली वेलोसिटी, एक वेग इसने प्राप्त कर लिया और वो वेग इसने जो प्राप्त किया वो था v। जो इसने वेग प्राप्त किया वो वेग कितना था, v था। तो ये चलते चलते v वेग प्राप्त कर लिया। जब ये यहाँ पार्टिकल पहुँचा तो इसका वेग कितना हो गया, v हो गया। ठीक, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कितने समय में चला है, तो यहाँ से t टाइम में चला। मैंने बोला था एक्स एक्सिस को किससे निरूपित करते हैं, टाइम से। ठीक है, फिर इसके बाद एक सेकेंड, ट्रेन आ गई है। चलिए देखते हैं। हमने बात की थी कि इसका प्रारंभिक वेग u है। कुछ समय के बाद ये कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट हमारा है b पर जब पहुँचा तो इसका वेलोसिटी जो बढ़ के हो चुका था वो कितना हो चुका था, v। तो हम y एक्सिस से v को निरूपित करेंगे, वेग को हम किससे निरूपित करेंगे, y एक्सिस से। तो यहाँ पे जो वेग हो गया वो हो गया v, और जो टाइम लिया इसने वो लिया था t। तो अगर यहाँ से यहाँ तक t है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, t। जानते हो कि एक आयत की या समांतर चतुर्भुज की समूह भुजा क्या होती है, बराबर, तो ये भी t होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये है हमारा ये वाला हमारा d है और ये हमारा e है। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी प्रारंभिक वेग u थी तो निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़ते हैं कि इसका जो वेग का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वही यहाँ भी होगा। यहाँ भी कितना होगा, u। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई u, और बढ़ के कितना हुआ है, टोटल कितना है, v। यहाँ से यहाँ तक v है तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा v, जो अंतिम वेग है। ठीक, अच्छा ये बताइए अगर ये पूरा v है और ये u है तो ये वाला रीजन कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला रीजन कितना आएगा, ये रीजन हो जाएगा v माइनस u। क्लियर है इतनी बात। ये वाला रीजन कितना हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट E था, ये वाला रीजन हो जाएगा v माइनस u। अगर हम इसको थीटा कहें, इसको हम वैसे ही इसकी ज़रूरत है नहीं थीटा की, फिर भी अगर हम इसको थीटा कहें तो मैंने आपको बताया था परिभाषा, अगर आपको याद हो, त्वरण की परिभाषा क्या होती है। त्वरण होता है वेग परिवर्तन और वेग में परिवर्तन होने में लगा समय। तो वेग परिवर्तन और समय का जो अनुपात होता है वो कहलाता है त्वरण। ये बताइए वेग परिवर्तन को कौन इसमें बता रहा है, वेग में परिवर्तन यही तो बता रहा है कि बढ़ के वेग कितना हो गया v,
पहले कितना था u, v में से u घटाएंगे तो यही तो मिलेगा, और जो समय लग रहा है वो ये बता रहा है। तो अगर हम इस थीटा के लिए देखें तो क्या है लंब और ये क्या है आधार, यानी देखा जाए तो v माइनस जो u है और ये आधार है, ये हमारा क्या है टाइम आधार है, जो कि tan थीटा के ही तो बराबर होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वांटिटी है, आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में 9th वाले। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया v माइनस यू, और ये क्या हो गया आधार t, तो v माइनस यू अपॉन टी, इसी को हम क्या बोलते हैं tan थीटा। और ये tan थीटा जो होती है, इस tan थीटा को हम बोलते हैं प्रवणता किसी भी चीज़ की, किसी ग्राफ की, किसी कर्व की प्रवणता, अंग्रेजी में बोलते हैं स्लोप। यानी कि अगर हमको इस ग्राफ का या फिर इस कर्व का अगर हमको बताना है कि इसका त्वरण कितना है, मोशन का, इस पार्टिकल के मोशन का एक्सेलरेशन कितना है, त्वरण कितना है इस गति का, तो हमको क्या बता देना होगा सिंपली प्रवणता। यानी जो त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है, सीधे सीधे कहें तो त्वरण होता है प्रवणता के बराबर, और प्रवणता होती है किसके बराबर tan थीटा के बराबर। तो यहाँ से अगर हम लिखें tan थीटा बराबर तो क्या होता है लंब बटे आधार, और त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं a से, तो क्या होगा लंब बटा आधार। लंब कितना है v माइनस यू और आधार कितना है t। इस t को इधर भेज दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा at बराबर v माइनस यू, इस u को भी इधर भेज दीजिए, माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ v बचेगा, u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो u प्लस at, और ये हमारा होगा इक्वेशन का पहला जो पार्ट है, यानी मोशन का पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति का जो पहला समीकरण है वो क्या होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो हमारा कैसे आया त्वरण से। त्वरण का सूत्र क्या होता है v माइनस यू बाई टी, ये हम जानते हैं। जहाँ v माइनस यू बाई टी जो है वो एक्चुअली है क्या, तो वो है प्रवणता। इस ग्राफ की क्या है प्रवणता। प्रवणता कौन होता है tan थीटा, यानी लंब बटा आधार, और इसी को तो बता रहा है ये। बात क्लियर है। तो यहाँ से आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत कठिन नहीं है, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, पहले एक पार्टिकल माना जो इनिशियली यानी 0 जब समय था तो कहाँ पे था a पर, जहाँ पे इसका वेग कितना था u था। t समय बाद इसका वेग जब ये b पे पहुँचा तो इसका वेग कितना हो गया v। तो इसमें चेंज कितने की हुई, तो टोटल वेलोसिटी v है, पहले कितनी थी u थी, तो ये बचा कितना v माइनस यू, और आधार कितना है, समय कितना लगा t, तो ये हो गया t। इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली प्रवणता निकाला, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और यहाँ से हमारा पक्षांतर करके मान आ गया v बराबर u प्लस ए टी। तो ये हमारा इक्वेशन का पहला हो गया, पहला मोशन का पहला इक्वेशन, गति का प्रथम समीकरण। ये हमारा कौन सा था, प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण का हमने निगमन कर लिया। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ वीडियो सही आ रही है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो हम अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय समीकरण जिसको बोलते हैं, द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण कैसे निकालेंगे, यानी सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा क्षेत्रफल का, ग्राफीय क्षेत्रफल का। जब हम किसी ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमको वेग दिया है, देखिए ध्यान से, तो ये जो हमारा y एक्सिस है वो वेग को बता रहा है, और x एक्सिस किसको बता रहा है, समय को। आप जानते हैं कि दूरी या विस्थापन, विस्थापन बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय। क्या होता है, वेग गुणे समय। तो इस ग्राफ में देखें तो ये जो हमारा एक्सिस है y, वो वेग को बता रहा है, और जो x एक्सिस है वो किसको बता रहा है, समय को बता रहा है। तो वेग और समय का अगर हम गुणा करें, यानी वेग और समय का, तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम ज्यामिति का कॉन्सेप्ट लगाएं तो ज्यामिति क्या कहती है कि लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है वो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। यानी अगर हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल लें, इस ग्राफ द्वारा घेरी गई आकृति का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो हम विस्थापन बता देंगे, क्योंकि वेग गुणे समय, तो वेग हो गया और समय हो गया,
दोनों का अगर हम गुणनफल निकालें तो क्या निकलता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल। यानी अगर क्षेत्रफल निकाल ले तो हम विस्थापन बता सकते हैं। तो ये कंसेप्ट लगाएंगे, ग्राफीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी इस ग्राफ द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल निकालेंगे, एक्स अक्ष पे बनाया गया क्षेत्रफल निकालेंगे और हम बता देंगे विस्थापन कितना है। तो बहुत ही आसान है। तो देखिए, तय किया गया जो विस्थापन होता है वो होता है समलंब ओ ए बी डी के क्षेत्रफल के बराबर। यानी समलंब क्या होता है, तो याद रखिएगा, समलंब वो चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी ये वाली भुजा इसकी क्या होंगी, समांतर, बाकी ये दोनों कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं समलंब। तो विस्थापन जो है इस आकृति, इस ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल यही तो है, और ये क्या है, किसका क्षेत्रफल है, समलंब का। अब समलंब का क्षेत्रफल देखिए, समलंब दो भागों से मिलकर बना, विस्थापन को हम प्रदर्शित करते हैं यस से। समलंब दो भागों से मिलकर बना, एक हमारा ये है ओ ए ई डी, यानी एक आयत, तो ये हो गया आयत ओ ए ई डी का क्षेत्रफल, प्लस इसके बाद एक और है यहाँ पे देखिए, तो ए बी ई त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, काम खत्म। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ लंबाई टी है, चौड़ाई यू है, तो यू इंटू टी हो गया, प्लस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हो गया टी और ऊंचाई हो गई v माइनस यू। ठीक, यहाँ से हमने रख दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, यहाँ टी की वैल्यू तो रहनी ही चाहिए, v माइनस यू। अगर आप गति के प्रथम समीकरण से यहाँ से देखें तो v माइनस यू की वैल्यू कितनी है, 80 है, तो हम रख देंगे चूँकि v माइनस यू इज इक्वल्स टू कितना, 80, इसलिए अगर हम v माइनस यू की जगह क्या रख दें, 80 रख दें, तो 1/2 इंटू टी तो पहले से था, और इसके जगह हमने कितना रख दिया, 80 रख दिया, तो t और t मिलके कितना हो गया, टी स्क्वायर, तो यहाँ से बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर हम लोग अगले इक्वेशन की बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए हम लोग बात करते हैं तृतीय समीकरण की, लेकिन मैं अभी तक जितनी बातें बताएं उसका नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। और अब जो है हम लोग जो है 9th का पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का भी धीरे धीरे करके कवर करेंगे, और ऑनलाइन ही शिफ्ट होंगे अब टोटली। ऑफलाइन में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, देख लीजिए फिर से आप लोग, ओमिक्रॉन नाम का वायरस फिर से भारत में पैर पसार रहा है, तो हम लोग ऑनलाइन ही शिफ्ट होंगे ज़्यादातर। जो चांसेस, जो फ्यूचर है मुझे लगता है एजुकेशन का, वो ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम लोग चला जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ भी है, बशर्ते इसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो यूट्यूब पे बहुत सारे और भी टीचर्स हैं, अगर उनकी बातें आपको समझ में आए तो अच्छा है, आप वहाँ से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। मैंने देखा है कि अभी ऑफलाइन जो स्कूल्स चल रहे थे, क्लासेस चल रही थी, तो जो बच्चे 8th क्लास से पढ़े ही नहीं 8th, क्योंकि लॉकडाउन था, और डायरेक्ट 9th में आए हैं, लोगों को फ्रैक्शन यानी भिन्न नहीं आ रहा है, LCM HCF लसम वसम नहीं आ रहा है, पक्षांतर करने नहीं आ रहा है, करड़ी लगाने नहीं आ रहा है, वो सवाल कैसे कर पाएंगे, वो फिज़िक्स मैथ कैसे पढ़ पाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। जो भी हो आपके आसपास, कोई भैया हो, कोई शिक्षक हो, उसकी हेल्प लीजिए, मदद लीजिए। चलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, इसको हम तृतीय समीकरण कहते हैं। तृतीय समीकरण स्पीड मेरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और भी फ्रीक्वेंसी भी वीडियोस की बढ़ेंगी थोड़ा सा। बहुत दिनों के बाद हम लोग वापस आए नाइट में, रात में आप लोग देख रहे होंगे लाइट भी डिप कर रही होगी। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद, चूँकि सुबह से ही ऑफलाइन क्लास रहती है कोचिंग की, फिर स्कूल रहता है, तो टाइम नहीं मिल पाता।
तो रात में इसीलिए वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए तृतीय समीकरण की बात करते हैं। मैंने डायग्राम मिटा दिया, आप डायग्राम को फिर से देख सकते हैं, बिना डायग्राम के तो हो ही नहीं सकता। हमने बात किया था कि यहाँ पे u वेलोसिटी थी इनिशियली और कुछ समय के बाद बढ़ के ये v हो गई थी जब ये b पे पहुँचा था। फिर हमने बोला था कि जो टाइम लगा इसमें t लगा, यहाँ पे हमने पॉइंट e लिया था, ये वाला टोटल था हमारा v माइनस यू, इसको मैंने थीटा बोला था कुछ समय के लिए, ये भी t ही होगा और ये v माइनस यू होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा v और यहाँ से यहाँ तक भी यू ही होगा। अब हम लोग तृतीय समीकरण की ओर जा रहे हैं। तृतीय समीकरण में भी हम वही विस्थापन की बात करेंगे। जो विस्थापन होता है वो होता है समलंब के इस क्षेत्रफल के बराबर, ओ ए बी और यहाँ पे हमारा डी था या सी, शायद सी रहा हो, जो भी रहा हो, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, ओ ए बी डी में समलंब है ना, ये समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग बटे 2 गुणे उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग कितना है, तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक ये और ये एक ये दोनों भुजा क्या हैं, एक दूसरे के समांतर, यानी बी डी और ए ओ। तो ए और बी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ए ओ प्लस बी डी बटा 2 और इनके बीच की दूरी, तो इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी कितनी है, टी है, टी रख दीजिए। अब यहाँ से ए ओ की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू पहले रख दीजिए, क्या करना है, वी है, देखिए बी से डी तक की वैल्यू कितनी है, वी है, रख दिया, प्लस ए ओ की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक यू है, यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है, अरे भाई ये वाली वैल्यू कितनी है, ये यू ही तो है, तो ये हो गया यू, तो v प्लस यू बाई 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ सिंस लिख भी देंगे, चूँकि गति के प्रथम समीकरण से अगर हम देखें तो t बराबर होता था v माइनस यू बाई ए, कितना होता था, v माइनस यू बाई ए। अरे भाई गति का प्रथम समीकरण यहाँ देख लीजिए कितना होता है, गति का प्रथम समीकरण v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ से अगर आप u को इधर भेजें तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू बराबर ए टी, टी की वैल्यू निकालें तो a इधर डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा v माइनस यू बाई ए, उठा के पुट कर दीजिए अब इसमें t के प्लेस पे, t के प्लेस पे ये रखिए, तो v माइनस यू और नीचे कितना हो जाएगा t, सॉरी a हो गया, और ये किसके बराबर है, यस के, विस्थापन किसके बराबर है, यस के। ये देखिए 2a होगा और 2 इंटू ए का जब इधर मल्टीप्लाई, यहाँ भाग है तो यहाँ जगह गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2as बराबर, ये देखिए v प्लस यू वी माइनस यू, v प्लस यू वी माइनस यू, क्या समझे इससे, याद आ रहा है वर्गांतर का सूत्र, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाता था a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, बस यही चीज़ यहाँ होगा, तो v प्लस यू वी माइनस यू यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो यहाँ कौन बचेगा, ओनली वी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2as। ध्यान से देखिए, तो क्या यही गति का तृतीय समीकरण है, हाँ तो यही गति का तृतीय समीकरण है, इसमें भी गति का प्रथम समीकरण इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का ये गति के ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन समाप्त होता है। अब हम लोग अभी पढ़ेंगे 90 सेकेंड में कोई पार्टिकल कितनी दूरी चलता है, जो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और सवाल इस पर डायरेक्ट बनते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसकी बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं 90 सेकेंड में चली गई दूरी क्या होती है, डिस्टेंस traveled in nth सेकेंड, हिंदी बोले तो बोलेंगे 90 सेकेंड में चली गई
दूरी। कोई पार्टिकल है, गति कर रहा है, तो n वें सेकंड में कितने। असल में बच्चों को n वां सेकंड नहीं समझ में आता है। देखिए क्या होता है n वां सेकंड। जैसे मान लीजिए हम कहें कि कोई पिंड है, कोई एक कार है, कोई एक सुंदर सी मर्सिडीज कार है, ठीक है। सपने दिखाते हैं सब, नेटवर्किंग कंपनी वाले जितने हैं वो लोग कहते हैं कि आपकी मर्सिडीज होगी, सिर्फ आप इस कंपनी में ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद पता ये चलता है कि धक्के मार के खदेड़ देते हैं लाठी लेके लोग। एक मर्सिडीज कार है समझिएगा। हम कह रहे हैं कि ये किसी एक वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से चलना शुरू किया और ये 10 सेकेंड पश्चात यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट A पर पहुँचा, यहाँ से चल के A पर पहुँचा। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। अब हम बात ये कहेंगे कि 10 सेकंड में यहाँ तक पहुँचा, तो 10वें सेकंड में कितना चला, 10वें सेकंड में कितना चला। तो देखिए अगर हम देखें u वेग है तो पहले सेकंड में कितना चलेगा, u दूरी, दूसरे सेकंड में 2u, तीसरे में 3u, चौथे में 4u, पाँचवें में 5u। समझ रहे हैं ना। अरे भाई दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय, यही न कहेंगे। तो वेग कितना है, u है। समय कितना ले रहा है, 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में देखेंगे तो कितना होगा, u इंटू यानी वेग गुणे समय, तो u ही आएगा। फिर हम अगले की बात करेंगे तो वेग गुणे 2 यानी कि 2u आएगा, यानी डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तीसरे सेकंड में और ज़्यादा होगा, चौथे सेकंड में और ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हर एक सेकंड में इसका वेग क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम अगर बात करें कि ठीक हर एक सेकंड के बाद, मतलब अगर इसमें एक्सेलरेशन है तभी वेग बढ़ेगा, एक्सेलरेशन नहीं तो वेग नहीं बढ़ेगा। अगर हम बात करें कि ठीक 10वें सेकंड में कितना चला, तो हम करेंगे क्या कि 1 सेकंड में ऐसे, 2 सेकंड में ऐसे, 3 सेकंड में ऐसे करेंगे। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम निकालेंगे, एक फार्मूला डिराइव करेंगे अभी। और वो फार्मूला कैसे डिराइव होगा, तो हम करेंगे कि हम टोटल 10 सेकंड में कितना चला वो निकाल लेंगे। कितना, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला वो निकाल लेंगे। और ठीक इससे 1 सेकंड पहले 9 सेकंड में कितना चला था वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब 10 सेकंड में चली गई दूरी में से अगर 9 सेकंड में चली गई दूरी निकाल देते हैं तो हमको वो दूरी पता चल जाएगी जो ये ठीक 10वें सेकंड में चला था। यानी हमको करना ये है कि अगर हमको 90वें सेकंड में चली गई दूरी चाहिए, यस इन nth सेकंड, तो हमको करना क्या होगा, निकालना होगा s इन n सेकेंड माइनस s इन n माइनस 1 सेकेंड। अब गति के द्वितीय समीकरण से दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, विस्थापन का या दूरी का, s इज इक्वल्स टू यू टी। तो टी के यहाँ क्या रखना है, n वां सेकेंड है तो आपको n रखना है, तो यू n। फिर सूत्र होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी के यहाँ कितना रख रहे हैं, n रख रहे हैं, तो n का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा n सेकंड में चली गई दूरी। अब हम कह रहे हैं ठीक इससे 1 सेकंड पहले, जैसे 10 का उदाहरण लिए थे, 10 में से 1 पहले ही निकाला था दूरी, वैसे n लिया है तो n में से ठीक 1 सेकंड पहले की दूरी कितनी होगी, तो घटा देंगे u। टी के यहाँ कितना आप रखेंगे, तो n माइनस 1वें सेकंड में चली गई दूरी, तो n माइनस 1 प्लस हाफ ए टी की जगह n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए टी का स्क्वायर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा यू एन, यू का माइनस 1 में तो माइनस यू, फिर इसका पहले इसको गुणा करके तोड़ेंगे तो पहले ये हो जाएगा 1/2a, इसको तोड़ दीजिए ब्रैकेट होल स्क्वायर फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ये फॉर्मूले पे हमने इसको तोड़ दिया, इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन, ये हो गया माइनस यू, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस हाफ ए एन, और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ए एन,
मल्टीप्लाई हो गया। अब इस माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बचेगा यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस माइनस प्लस माइनस 1/2 ए एन का स्क्वायर माइनस 1/2 ए एन प्लस ए एन। हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, काटना है धड़ाधड़ धड़ाधड़। देखिए इससे ये समाप्त, ठीक है, ये शहीद हो गया इससे। फिर ये 1/2 ए एन स्क्वायर से ये शहीद हो गया, ये दोनों निपट गए। अब इसके बाद जो बचे हैं उनको उतार लीजिए, तो बचा है u प्लस ए एन माइनस हाफ ए एन, ठीक है, यू एन ए एन माइनस हाफ ए एन। अच्छा ये बताइए, इसको हम सॉल्व करें कितना होएगा, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो u प्लस 2 ए एन, यानी कि कुछ छोटा है, गड़बड़ हो रहा है नहीं। इसको हमने लिख दिया माइनस यू एन माइनस यू, फिर इसके बाद से 1/2 ए एन स्क्वायर, फिर 1/2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1/2 ए होगा, यहाँ एन नहीं होगा, ये गलती था। वही हम कह रहे हैं ये कैसे निपट जा रहा है। तो यहाँ से 2 का एलसीएम लेंगे 2 ए एन हो जाएगा, माइनस यहाँ बचेगा ए और नीचे आएगा 2। इन दोनों में से ए कॉमन कर सकते हैं, तो u प्लस ए कॉमन कर लिया, ऊपर बचा 2n माइनस 1/2। ये हमारा होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, यानी 90 सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा सकते हैं जिसमें पूछा जाए कि 90 सेकेंड में कितना चलेगा, जिसमें आपको दिया क्या रहेगा, डेटा दिया रहेगा आपको कि यन का मान कितना, यानी सेकंड का मान कौन सा सेकंड, 5वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, 8वें सेकंड में, त्वरण दिया रहेगा और वेग दिया रहेगा प्रारंभिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अभी करते हैं इस पर, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसी पे कि एक कार है, एक कार 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। इसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। चौथे सेकंड में या 4वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए। ठीक है, इसी फॉर्मूले में रख देना, वैल्यू निकाल लीजिए। प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ट्रेन आ गई है, तो 1 मिनट का हम ब्रेक लेना चाहेंगे, जस्ट अ सेकेंड। चलिए बच्चों, ट्रेन पास हो गई, तो अब हम देखते हैं। तो यू दिया है इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। इससे वो चलना शुरू करती है कार, ठीक है, और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। तो ए बराबर दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी दे रखा है। अब कह रहा है टी या फिर यन जो है वो दिया है चौथा सेकंड में हमको निकालना है। फार्मूला होता है हमारा एस इन nth सेकंड या 4 सेकंड में जो चली गई, चौथे सेकंड में चली गई जो दूरी होती है, वो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, nth सेकंड में चली गई दूरी के लिए, तो वो होता है u प्लस ए इंटू 2n माइनस 1/2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। u की वैल्यू दे रखा है 5 प्लस ए की वैल्यू रखा है 2, ये हो गया 2 इंटू 4 माइनस 1/2, 2 से 2 खत्म। एन की वैल्यू कितनी दी है, 4 दिया है, रख दिया, मान घटा दिया। 4 दूना 8 में से गया 7, तो 5 और ये हो गया 7, 7 5 12 मीटर। तो इतना डिस्टेंस उसने क्या किया, ट्रेवल किया कितने सेकंड में,
चौथे सेकंड में, सिर्फ चौथे सेकंड में इतना चला है। ठीक है, और अगर टोटल डिस्टेंस निकालना हमसे पूछ दिया जाए, बताइए टोटल कितना चला 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में टोटल चली गई दूरी कितनी होगी। तो हमको दिया है u दिया है, v दिया है, v नहीं दिया है, तो v निकाल लें। तो पहले हमको v निकालनी ही पड़ेगी, तभी हम s निकाल पाएंगे। या फिर s इज इक्वल्स टू निकालते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT² से निकाल देते हैं। s जो है ये टोटल है, ये 4 सेकेंड में है, और ये टोटल निकालते हैं। टोटल कितना चलेगा, जस्ट एक मिनट, लाइट दिक्कत हो गई। लाइट चली गई है, तो हो फ्लैश से काम चलाना पड़ेगा। लास्ट में जाके धोखा दे दिया बिजली ने। तो ये हो गया, u की वैल्यू हो गई 5, t टोटल 4 सेकेंड प्लस हाफ, a की वैल्यू है 2, t की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 खत्म, 4 चौको 16, 5 चौको 20, 20 और 16, ये हो गया हमारा 36 मीटर। टोटल 4 सेकेंड में वो कितना चल जाएगी, 36 मीटर, जिसमें से ठीक चौथे सेकंड में वो कितना चलेगी, तो 12 मीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे टैकल करेंगे। आगे के लिए आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट और नई थ्योरीज और नए न्यूमेरिकल्स के साथ। इस टॉपिक के जो इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमने बात की, उसके हम सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ाई करिए। और जो ये आप लोग 40 बच्चों की क्लास में अपना साथी खोज लेते हैं, तो ये काम मत करिए, वरना ज़िंदगी में साथी नहीं मिलेगा कोई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग कोशिश करेंगे और भी बढ़िया से और अच्छे कंटेंट लाने की। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।